चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लूइड्स इन मोशन। देखो अभी तक जो भी हमने प्रॉपर्टीज देखे, सरफेस टेंशन हो गया या फिर उससे रिलेटेड सरफेस एनर्जी वगैरह हो गई, प्रेशर वगैरह हो गया, तो वहां पे हमने कंसीडर क्या करे थे कि फ्लूइड्स जो है वो रेस्ट में है ना, फ्लूइड बह नहीं रहा था, फ्लूइड वाज स्टेशनरी, वाटर बोलो या फिर ऑयल बोलो व्हाटएवर। लेकिन जब फ्लूइड फ्लो होना चालू हो जाता है तो कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज वहां पे आ जाती है ना। तो जब फ्लूइड्स मोशन में आएंगे तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमको पता होनी चाहिए। सो लेट अस सी दैट। तो सबसे पहले जब कोई भी फ्लूइड जब मोशन में आता है, मतलब कोई भी फ्लूइड बहना चालू होता है, तो उसका जो फ्लो है ना, वो ये तो स्ट्रीमलाइन फ्लो हो सकता है या फिर टर्ब्यूलेंट फ्लो हो सकता है ना। हमको जो प्रॉपर फ्लो चाहिए रहता है वो रहता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। फ्लूइड का जो प्रॉपर फ्लो रहेगा उसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, और जो प्रॉपर नहीं रहेगा उसको बोलेंगे टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो जब फ्लूइड बहना चालू होता है, व्हेन फ्लूइड स्टार्टेड फ्लोइंग, देन द फ्लो कैन बी स्ट्रीमलाइन और इट कैन बी टर्ब्यूलेंट, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन मतलब प्रॉपर फ्लो है ना। प्रॉपर फ्लो मतलब कैसा, मान के चलो ये ट्यूब के अंदर से कोई तो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कोई तो भी पॉइंट कंसीडर करा मैंने, तो ये पॉइंट पे इस फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अभी देखोगे तो भी कांस्टेंट है, 2 मिनट के बाद देखोगे तो भी कांस्टेंट है। तो ये वाले पॉइंट पे एट द गिवन पॉइंट व्हाटएवर बी इट्स वेलोसिटी, कुछ भी रहने दो वेलोसिटी, गिवन पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कितनी भी रहने दो, है ना। ये वाले पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, वी डैश हो सकती है, लेकिन वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। सो ओवर द पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पे अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो, प्रॉपर फ्लो। लेकिन टर्ब्यूलेंट में क्या होगा, टर्ब्यूलेंट में कुछ भी रिलेशन नहीं रहेगा, है ना। इस कोई भी गिवन पॉइंट कंसीडर करते तो अभी कुछ वेलोसिटी है, बाद में कुछ अलग रहेगी, थोड़ी देर के बाद और दो तो कुछ और कुछ अलग होगी। तो वहां पे ना इस कारण ये ऐसे भंवरे जैसा बनता है वो फ्लो, है ना। ये ऐसा सीधा सीधा नहीं जाता, लेयर में नहीं जाता, ऐसे भंवरे के जैसा बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो, ठीक है। तो हमको जो स्टडी करना होता है प्रॉपर फ्लो, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी एक सर्टन मिनिमम क्रिटिकल वेलोसिटी होती है ना, उस वेलोसिटी के नीचे अगर फ्लो हुआ फ्लूइड तो स्ट्रीमलाइन रहता है। लेकिन स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी एक सर्टन वेलोसिटी के ऊपर चली गई तो वो फ्लो बन जाता है टर्ब्यूलेंट। तो वो सर्टन वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, the velocity beyond which streamline flow becomes turbulent, है ना। एक सर्टन वेलोसिटी है ना, एक सर्टन मिनिमम वेलोसिटी है, वहां तक अगर रहा वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो का तो स्ट्रीमलाइन रहेगा, लेकिन उसके ऊपर चला गया तो वो फ्लो टर्ब्यूलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकलती है। देखो अभी ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे ये फॉर्मूले निकाले हुए हैं। आप बोलेंगे सर कहां से आए, तो ये प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी है आर एन, आर एन मतलब रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। एक साइंटिस्ट था रेनॉल्ड, उसका कांस्टेंट है, ये प्योर नंबर रहता है जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, हर फ्लूइड में विस्कोसिटी नाम की प्रॉपर्टी होती है ना, जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। रो मतलब आपको पता है उस फ्लूइड की डेंसिटी, और डी मतलब जिस ट्यूब में वो फ्लो हो रहा है उसका डायमीटर, ठीक है। तो Vc या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर इनटू ईटा, ईटा इज व्हाट, ईटा मींस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो, रो इज डेंसिटी,
और डी इज, देखो डी मतलब डेंसिटी नहीं है, डी मतलब उस ट्यूब का डायमीटर है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर से आप लोग रेनॉल्ड नंबर का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, वीसी रो डी अपॉन ईटा। रेनॉल्ड नंबर इज अ प्योर नंबर, ठीक है ना। और प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि रेनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 1000 है तो वो जो फ्लो है ना वो स्ट्रीमलाइन रहेगा, 1000 के ऊपर रहा तो टर्बुलेंट रहेगा, और बहुत ज्यादा वैल्यू रहेगी उसकी तो उसको तो क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट के भी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो स्ट्रीमलाइन के लिए जनरली रेनॉल्ड्स नंबर 1000 के नीचे रहता है, ठीक है। तो अभी फ्लूइड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, दैट इज विस्कोसिटी। अभी फॉर्मूले में बोलते बोलते देखो ईटा आया था, व्हाट वाज ईटा, ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखते हैं ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी को फिजिक्स की भाषा में जब हम लोग डिफाइन करेंगे तब करेंगे, लेकिन ये विस्कोसिटी ना बहुत ही रियल लाइफ प्रॉपर्टी है जिसको आप आराम से समझ सकते हो कि किसको बोलेंगे विस्कोसिटी करके। मान के चलो आपने एक ग्लास में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया, पानी लिया, और एक ग्लास में आपने हनी लिया, मध, शहद, ठीक है ना, और दोनों को आपने ऐसा नीचे डालने, अच्छा दोनों को नीचे डाले एक साथ, तो रियल लाइफ एग्जांपल है ये। बताओ कौन नीचे आएगा जल्दी, है ना। ये ऐसा एक इसमें हनी लिए, एक इसमें वाटर लिए, शहद और पानी, दोनों को ऐसा उल्टा कर रहे हैं आप, तो पानी जो है वो तो फट से गिर जाएगा, है ना। घर में एक्सपेरिमेंट करके देखो, ज्यादा हनी मत लेना नहीं तो मम्मी चिल्लाएगी, है ना। थोड़ा सा हनी लो, थोड़ा सा वाटर लो और दोनों को ऐसा उल्टा कर दो, तो आपको ये दिखेगा कि वाटर फट से जल्दी नीचे आ जाएगा, लेकिन हनी को, शहद को आने को बहुत टाइम लगेगा, है ना। ये भी हो सकता है कि वो एकदम धीरे 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 आए, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये जो शहद है, ये जो सिरप है ना, कोई साइरप भी लेते हो तो भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ये हमारी भाषा में गाढ़ा है, प्रैक्टिकल भाषा में। गाढ़ा मतलब क्या, फिजिक्स की भाषा में इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है ना, ये हाईली विस्कस फ्लूइड है, और ये जो है वाटर, इसकी विस्कोसिटी कम है, इसलिए मस्त फ्लो हो गया ये, बराबर है। तो ये जो प्रॉपर्टी फ्लूइड के गाढ़ेपन से जो रिलेटेड है उसको जनरली बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी, है ना। तो एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे साइंटिफिक लैंग्वेज में, ये तो आपको मेरे को समझने के लिए हो गया कि भैया गाढ़ा है लिक्विड तो उसको हाईली विस्कस बोलेंगे, लेकिन टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे विस्कोसिटी को। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड की प्रॉपर्टी है ये, बाय वर्च्यू ऑफ विच रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स, है ना। फिर से एक बार पढ़ता हूं, क्या मीनिंग होता है ये भी समझाता हूं। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन समझता है ना, आप ऐसे किसी स्पीड के साथ जा रहे हो, आपका दोस्त भी किसी स्पीड के साथ, दोनों रनिंग मार रहे हो, मान के चलो आपकी स्पीड है 10 और उसकी स्पीड है 20, तो दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 20 - 10, बराबर है कि नहीं। तो द रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, because of the relative motion between different layers of the fluid experience a dragging force, है ना। ये देखो कैसा होता है, ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड मान के चलो इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, फ्लूइड जब ऐसे बह रहा है ना, तो अज्यूम करते हैं हम लोग कि इसमें ढेर सा, है ना, ये फ्लूइड की जो लेयर्स है वो फ्लूइड की लेयर्स, है ना। ऐसा अज्यूम करो कि फ्लूइड यहां से यहां तक जा रहा है, मतलब इस फ्लूइड के अंदर ढेर सारी लेयर्स है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स है, मान के चलो। जैसे आप सैंडविच बनाते हो, ब्रेड के ऊपर ब्रेड रखते हो, ब्रेड के ऊपर ब्रेड रखते हो, ब्रेड के ऊपर ब्रेड, है ना। तो ये जो ब्रेड के ऊपर ब्रेड मैंने बताया वो मान के चलो फ्लूइड की लेयर्स है। तो अभी जब फ्लूइड फ्लो होता है, जब वो बहता है, तो एक लेयर दूसरे के ऊपर से ऐसे मूव होती है, लाइक दिस, है ना। ये ऐसा जो फ्लूइड है ना, ये लेयर के फॉर्म में क्या होता है, फ्लो होता है, और हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग रहती है ना। अभी यहां पे तो इनफाइनाइट लेयर्स रहेंगी, देखा जाए तो ये एक लेयर होगी, ये एक लेयर होगी, ये एक लेयर होगी, है ना। लेकिन आपको समझने के लिए मैंने ऐसे 2-4 ही लेयर्स बनाए हैं,
ठीक है। तो जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसकी हर एक लेयर, एक के ऊपर की एक लेयर, हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग रहती है, ठीक है ना। अभी आप बोलेंगे सर हमको तो लेयर नहीं दिखती है ना, पानी बह रहा है तो कहां पे है लेयर, है ना, वो दिखेंगी नहीं आपको। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो उसमें जो अलग अलग लेयर्स है ना, वो अलग अलग लेयर्स अलग अलग स्पीड के साथ क्या होगी, मूव होगी। तो जितना विस्कस फ्लूइड रहेगा, है ना, सभी लेयर की वेलोसिटी कैसे रहती, विस्कस फ्लूइड में अलग अलग रहती। लेकिन अगर फ्लूइड नॉन विस्कस है, फ्लूइड अगर नॉन विस्कस है तो वहां पे लेयर का कोई कंसेप्ट ही नहीं आता, सभी लेयर एक ही स्पीड के साथ जाती है। तो इसीलिए नॉन विस्कस अगर फ्लूइड है तो वहां पे गाढ़ापन आपको दिखाई ही नहीं देगा, है ना, सभी लेयर्स एक ही स्पीड में मूव होगी। तो ऐसे फ्लूइड को बोलेंगे नॉन विस्कस, है ना। जनरली ये नॉन विस्कस फ्लूइड आइडियल रहते हैं, है ना, लेकिन प्रैक्टिकली हर एक फ्लूइड में थोड़ी ना थोड़ी विस्कोसिटी रहती है, ठीक है। तो विस्कोसिटी मतलब क्या, ये जो फ्लूइड फ्लो होता है, तो फ्लूइड फ्लो होते समय हम लोग अज्यूम करते हैं कि फ्लूइड के अंदर अलग अलग लेयर्स है, एक के ऊपर एक लेयर्स है, जैसे एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड, दूसरे ब्रेड के ऊपर तीसरा ब्रेड। और जब फ्लूइड फ्लो होता है ना, तो ऊपर की लेयर की वेलोसिटी अलग, उसके नीचे के लेयर की वेलोसिटी अलग, उसके नीचे के लेयर की वेलोसिटी अलग, है ना। और एक लेयर ऐसी रहेगी जो जमीन को चिपक के रहेगी या फिर इसको, तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम, या फिर स्टेशनरी लेयर बोलेंगे उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लेयर के फॉर्म में लिक्विड फ्लो होता है और हर एक लेयर की वेलोसिटी दूसरे से अलग रहती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि दो लेयर के बीच में कैसा रहता है, रिलेटिव मोशन, है ना, रिलेटिव मोशन, बराबर है कि नहीं। दोनों चीज एक ही डायरेक्शन में जा रही है लेकिन दोनों की स्पीड कम ज्यादा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, आप और आपका दोस्त दोनों रनिंग मार रहे हैं, आपकी स्पीड 10 है, उसकी स्पीड 15 है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी है, 15 माइनस 10, वैसा ही सेम, है ना। ये जो पूरा का पूरा नीला वाला फ्लूइड है ये इधर की तरफ फ्लो हो रहा, लेकिन अभी हमको पता है कि इसकी ये वाली लेयर की वेलोसिटी ये है, इसकी ये वाली लेयर की थोड़ी ज्यादा है, ऊपर की लेयर की और ज्यादा है, ऊपर की लेयर की और ज्यादा है। मतलब फ्लूइड के हर लेयर के बीच में, फ्लूइड के लेयर्स के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। और उस रिलेटिव मोशन की वजह से इसको इधर का फोर्स महसूस होता है जिसको बोलते हैं ड्रैगिंग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। और उस फोर्स की वजह से ये लिक्विड धीरे 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 आगे बढ़ता है, बराबर है। तो क्यों ये विस्कोसिटी मतलब क्या है ना, विस्कोसिटी ये ऐसी प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स। ये जो फ्लूइड है इसके ऊपर क्यों ड्रैगिंग फोर्स आ रहा है इधर की तरफ का, क्योंकि हर एक लेयर के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है, लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है ना। तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड by virtue of which the relative motion between the different layers of the fluid experience a dragging force, है ना। because of the relative motion between different layers of the fluid experience the dragging force। क्यों आता है फ्लूइड के ऊपर ड्रैगिंग फोर्स, उसके लेयर्स के रिलेटिव मोशन की वजह से, ठीक है। ये वाले पिक्चर में और डायग्राम क्लियर होगी, देखो, है ना। मान के चलो ये पूरा फ्लूइड ही है, आपको समझने के लिए मैंने ऐसे डब्बे डब्बे बनाए हैं, है ना। अदरवाइज ये पूरा मान के चलो फ्लूइड है, ठीक है ना, ये इधर की तरफ बह रहा है। लेकिन ये फ्लूइड जब बह रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। एक्चुअली में लेयर ऐसा मतलब हाइपोथेटिकल लेयर्स होंगे, है ना, बहुत सारे लेयर्स होंगे, लेकिन आपको समझने के लिए ऐसे डब्बे डब्बे निकाले मैंने, ठीक है। तो हर लेयर, है ना, जैसे देखो इस लेयर की वेलोसिटी इससे थोड़ी ज्यादा है, इस लेयर की इससे थोड़ी ज्यादा है, इस लेयर की इससे थोड़ी ज्यादा है ना। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है ना। जनरली कैसा होता है जब फ्लूइड फ्लो होता है ना, तो सेंटर के लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा रहती है और फिर ऐसे दोनों साइड वेलोसिटी कम 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 होते हुए आती है, ठीक है ना, जनरली, ठीक है। तो मान के चलो ये है इसकी स्टेशनरी लेयर,
मतलब सबसे कम स्पीड है उसकी, जिसके साथ हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी 0 है। फिर उसके ऊपर के लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी, इसके ऊपर के और ज्यादा होगी, ये देखो इसके ऊपर के लेयर की और ज्यादा, इसके ऊपर के लेयर की और ज्यादा, लाइक दिस, बराबर है कि नहीं। तो हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है, बराबर है, हर लेयर की वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है ना। जैसे जैसे आप फ्लूइड में ये वाले डिस्टेंस की तरफ जाते जाओगे तो हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है, इसीलिए लेयर्स की, है ना, इसीलिए यहां पे क्या है, लेयर्स की वेलोसिटी में रिलेटिव मोशन है, ठीक है। और उसी रिलेटिव मोशन की वजह से ये वाले फ्लूइड के ऊपर फोर्स आता है, और उस फोर्स की वजह से वो लिक्विड आगे बहता है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ड्रैगिंग फोर्स या फिर विस्कस फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। फिर से रिपीट करता हूं, द विस्कस फोर्स ऑन द फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर, है ना, ये देखो ये लेयर का एरिया दिख रहा है, हर एक लेयर का एरिया दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी ये वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको मैं क्या, ए तो आपको समझ गया, ए मतलब इस लेयर का एरिया, ठीक है ना। और ये dv बाई dx, इसको मैं कैसे बोल रहा हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसे इसको रीड कर रहा हूं। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी डेरिवेटिव जो डिस्टेंस के साथ है ना, डिस्टेंस के साथ, उसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, डिस्टेंस के साथ अगर है तो, और टाइम के साथ अगर है तो रेट बोलते हैं, रेट, है ना। देखो dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो टाइम के साथ डेरिवेटिव है तो रेट, डिस्टेंस के साथ डेरिवेटिव है तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो विस्कस फ्लूइड्स है, ये जब यहां से फ्लो होंगे, ठीक है ना, तो ये वाली हो गई मान के चलो स्टेशनरी लेयर, उसके ऊपर की लेयर की वेलोसिटी कुछ अलग होगी, है ना, इसके ऊपर की वेलोसिटी कुछ ज्यादा और ज्यादा, इसके ऊपर और ज्यादा, इसके ऊपर और ज्यादा। मतलब जैसे जैसे आप स्टेशनरी लेयर के ऊपर जाते हो, ये ऐसा ऐसा ये डिस्टेंस ऊपर जाते हो, मान के चलो ये डिस्टेंस x है ना, ये डिस्टेंस मान के चलो x है। तो जैसे जैसे आप ये डिस्टेंस ऊपर जाते हो तो वेलोसिटी में आपको चेंज दिखाई देता है, देता है कि नहीं चेंज। हर एक लेयर की स्पीड वेलोसिटी अलग अलग है, इसकी ये अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है ना, हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है ना। तो ये जो डिस्टेंस है x, तो रेट बोलता हूं dv बाई dx, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ग्रेडियंट, बराबर है। जैसे जैसे आप इस डिस्टेंस में ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। जैसे यहाँ की वेलोसिटी v है तो यहाँ की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, यहाँ की कुछ है v1 तो यहाँ की कुछ v1 प्लस डेल्टा v1, बराबर है कि नहीं। तो dv बाई dx मतलब जब आप x की डायरेक्शन में जाते हो तो कितना वेलोसिटी में चेंज है, बराबर। सो द चेंज इन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ x, dv बाई dx, x मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप इस स्टेशनरी लेयर से ऐसे इस डिस्टेंस की तरफ जाते हो तो वेलोसिटी में आपको चेंज दिखाई देता है। तो कितना चेंज है, फॉर द, है ना, द चेंज इन द वेलोसिटी फॉर द चेंज इन वेलोसिटी फॉर गिवन डिस्टेंस dx, है ना, द चेंज इन वेलोसिटी dv बाई dx एज यू मूव अलोंग x, है ना, जैसे जैसे आप ये x की डायरेक्शन में देखते हो तो वेलोसिटी आपको ज्यादा ज्यादा दिखाई देती है। तो हाउ मच इज वेलोसिटी इज चेंजिंग, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस x dv बाई dx, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस x dv बाई dx, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है ना। कितना चेंज है वेलोसिटी में और कितने डिस्टेंस के लिए, दैट इज dv बाई dx, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, द ड्रैगिंग फोर्स, द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर
एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। कैसा रीड करेंगे इसको? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए तो वहां पे जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बराबर है? क्या बोलेंगे इस ईटा को? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा का फॉर्मूला आ जाएगा F/A dV/dx। ठीक है, तो अगर मुझको ईटा को डिफाइन करना रहा, ईटा की डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कैसे लिखोगे? इट इज द रेशियो ऑफ ड्रैगिंग फोर्स टू द एरिया ऑफ लेयर, है ना, टू द एरिया ऑफ लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। dV/dx मतलब क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और एक फ्लूइड से रिलेटेड एक सिंपल सा लॉ देखते हैं जिसका नाम है स्टोक्स लॉ। क्या बोलता है ये स्टोक्स लॉ? द विस्कस फोर्स को उन्होंने FV से रिप्रेजेंट किया। विस्कस फोर्स, V फॉर विस्कस। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। मतलब एक छोटा सा स्फीयर है ना, स्फीयर समझता है ना, छोटा सा स्फीयर है, वो विस्कस फ्लूइड में ऐसे अंदर 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 जा रहा है। बराबर है? द स्फीयर इज फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम, मतलब विस्कस फ्लूइड लिया आपने, कोई तो भी फ्लूइड लिया जिसकी कुछ तो भी विस्कोसिटी है, और उस फ्लूइड के सरफेस के ऊपर आपने एक स्पीयर रख दिए, तो वो स्पीयर वेट की वजह से अंदर 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 विस्कस फ्लूइड के अंदर अंदर जा रहा है। ठीक है, मतलब वो नीचे गिर रहा है उस फ्लूइड के अंदर। जैसे पानी में आप कुछ चीज रखते हो तो वो पानी के अंदर अंदर जाती है। अभी पानी की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ही कम है, इसलिए फट से अंदर चली जाती है। ठीक है ना, लेकिन अगर विस्कस फ्लूइड है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड है, तो वो धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, तो एक स्मॉल स्फीयर इज फॉलिंग थ्रू द विस्कस मीडियम, ठीक है ना, तो उसके ऊपर आएगा विस्कस फोर्स। जब आप कोई भी स्फीयर विस्कस फ्लूइड में डालते हो, है ना, देखो विस्कस जाने दो, जब आप कोई भी चीज फ्लूइड के अंदर डालते हो, तो फ्लूइड में से फोर्स आता है ना, जिसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंसी। याद है ना, जैसे आप पानी के ऊपर, जैसे कोई भी चीज आप पानी में ऐसे डालते हो तो वेट कम हुए समान लगता है आपका। बराबर है कि नहीं? कोई भी चीज ऐसा पानी में डालते हो तो उसका वेट जो है वो कम हुए समान लगता है। क्यों? क्योंकि पानी में डालते बराबर उस पानी में से कौन सा फोर्स, अपोजिट फोर्स आ जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, बॉयंट फोर्स। ठीक है ना, बॉयंट फोर्स क्या करता है? अपोजिट दिशा में काम करता है, इसलिए हमको हमारा वेट कम हुए समान लगता है पानी में। ठीक है ना, तो कोई भी लिक्विड में कोई चीज को डालेंगे तो पहला फोर्स तो आएगा बॉयंट फोर्स, है ना, जो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिसकी वजह से हमको वेट कम हुए समान लगता है। लेकिन अगर फ्लूइड में विस्कोसिटी है तो और एक फोर्स आएगा उस चीज के ऊपर जिसका नाम है विस्कस फोर्स, है ना। ये भी उसके वेट को अपोज करेगा, जैसे बॉयंट फोर्स अपोज करता है। ठीक है ना, बॉयंट फोर्स पता होगा, एकदम सिंपल सा है। बॉयंट फोर्स मतलब जैसे हम लोग पानी में कोई चीज ऐसी रखते हैं, है ना, तो उसका वजन एकदम कम हो जाता है। बराबर है कि नहीं? तो वो उसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं। लेकिन अगर उसी के साथ साथ ये अगर फ्लूइड विस्कस है तो इस फ्लूइड की वजह से वो वाली चीज के ऊपर विस्कस फोर्स भी आता है, जो वेट के अपोजिट दिशा में फ्लो होता है, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है ना, और उस फोर्स को बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, the viscous force acting on the small sphere falling through the viscous medium is directly proportional to the radius of sphere and its velocity and the coefficient of viscosity। तो इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स आएगा, है ना, जो ऐसा नीचे गिर रहा था तो उसके ऊपर जो फोर्स आएगा विस्कस फोर्स, जो उसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, ये विस्कस फोर्स की वजह से भी वजन हल्का हुए समान लगेगा, जैसे बॉयंट फोर्स की वजह से लगता है। ठीक है, तो ये होगा प्रोपोर्शनल टू रेडियस, उसकी वेलोसिटी, और ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और जब हम लोग
यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी प्रैक्टिकली ढूंढ के निकालते हैं तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है 6 पाई। ठीक है, तो कितना विस्कस फोर्स आएगा उस स्फीयर के ऊपर? 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई ईटा आर वी, 6 PeRV, 6 PeRV, 6 PeRV, ऐसा याद रखना, 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है ना, 6 PeRV। ठीक है ना, तो कितना फोर्स आता है उसके ऊपर? विस्कस फोर्स। कोई भी फ्लूइड में जो विस्कस फ्लूइड है उसके अंदर अगर आप स्पीयर, इसके अंदर अगर आप स्पीयर फॉल हो रहा है, स्पीयर गिर रहा है उस लिक्विड के अंदर, तो उसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स आता है। जिस प्रकार से लिक्विड का बॉयंट फोर्स आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, है ना, वही वैसा ही विस्कस फोर्स भी आता है और उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो चलो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्पीयर फॉलिंग इन द विस्कस फ्लूइड। ये विस्कस फ्लूइड लिया हमने और एक स्पीयर इस फ्लूइड के अंदर नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, फ्लूइड के अंदर। ठीक है, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या है। ठीक है ना, देखो क्या होता है, ये फ्लूइड विस्कस फ्लूइड है, मतलब इसकी अच्छी खासी विस्कोसिटी है। ठीक है, और इस फ्लूइड के अंदर आपने एक ऐसा यहां पे स्पीयर रखे तो उसके वेट की वजह से ये नीचे 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 आएगा और वो फ्लूइड के अंदर गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, अभी ये जैसे जैसे गिरते जाएगा तो एक है ना उसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी और एक पॉइंट पे क्या होगा ना, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे गिरने लगेगा। यहां से लेके यहां तक उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी या फिर कांस्टेंट नहीं थी, लेकिन यहां तक आने के बाद सडनली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी कुछ समय के बाद, है ना, यहां से यहां तक नीचे गिरने के बाद कुछ समय के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिरना चालू करेगा, तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। तो कैसा डिफाइन करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी को? है ना, व्हेन द स्पीयर फॉल्स इनटू द फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड, व्हेन स्पीयर फॉल्स, फॉल्स मतलब गिर रहा है नीचे, व्हेन स्पीयर फॉल्स इन द विस्कस फ्लूइड, then after some point its velocity becomes constant. That constant velocity is known as terminal velocity और उसी का डेरिवेशन हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले तो जो अभी अभी मैंने चीजें बताई थी, है ना, कितने ये नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है नीचे? इसके वेट की वजह से गिर रहा है, ये तो क्लियर है। कोई भी चीज का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो इसका तो वेट आएगा ऐसे, लेकिन इस स्पीयर के ऊपर वेट के अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस आएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोलते बोलते बताया था कि जैसे आप पानी में जंप करते हो या फिर पानी में कोई चीज रखते हो तो वो चीज एकदम हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाटर या फिर वो लिक्विड बॉयंसी वाला फोर्स लगाता है, बॉयंट फोर्स जो बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसके ऊपर सबसे पहला फोर्स आएगा वेट के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये वेट कम हुए समान लगेगा, है ना, वो होगा बॉयंट फोर्स। इसको लिख देता हूं मैं यू, FU। ठीक है ना, लेकिन अभी अभी हमने इस यूनिट में पढ़े कि अगर लिक्विड की विस्कोसिटी है अच्छी खासी तो विस्कस फोर्स भी आएगा। ये विस्कस फोर्स भी वेट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो FV। मतलब ये वाले स्फीयर के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में है इसका वेट और ऊपर की डायरेक्शन में है दो फोर्सेस, बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स। ठीक है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स, फिर भी वो नीचे गिर रहा है ना, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स मतलब इसका वेट ज्यादा होगा, है ना। जैसे मान के चलो आप पानी के अंदर कूद जाते हो तो आप नीचे नीचे ही जाओगे ना, भले ही आपको वजन कम होना चालू लगेगा लेकिन जाओगे तो नीचे नीचे ही, क्योंकि बॉयंट फोर्स आपको एकदम ऐसा तैराएगा नहीं, है कि नहीं, कोई भी चीज को ऐसे एकदम ये नहीं करेगा।
ठीक है ना, उसका वेट अगर ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो नीचे की तरफ का फोर्स है नेट डाउनवर्ड फोर्स, कितना है, mg माइनस fv प्लस fu। लिख सकते कि नहीं ऐसा, ठीक है ना। देखो ना, वो वाली चीज के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्सेस है, fu प्लस fv, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है mg, और ये चीज नीचे की तरफ गिरते जा रही है, मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स, ये mg फोर्स ज्यादा है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg माइनस अपवर्ड फोर्सेस, तो माइनस fv प्लस fu। तो ये नेट डाउनवर्ड फोर्स ये वाले स्पीयर के ऊपर आ रहा है, और उसकी वजह से ये स्पीयर नीचे 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 गिर रहा है ना, और उसकी स्पीड भी बढ़ते बढ़ते जाएगी क्योंकि नेट डाउनवर्ड ये है, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या होता है बताता हूं मैं आपको, है ना। देखो अभी पिक्चर में कैसी, यहां पे आने के बाद, कुछ सर्टन लिमिट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट हो जाती है, ये भी बता देता हूं मैं, ठीक है ना। देखो इतना तो आपको समझ गया कि ये था स्पीयर, इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में दो फोर्सेस थे, कौन से, एक बॉयंट फोर्स, दूसरा विस्कस फोर्स, और जिसकी वजह से वो नीचे नीचे जा रहा है वो है mg, ठीक है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया स्पीयर के ऊपर, mg माइनस fu प्लस fv, या फिर fv प्लस fu, ये हो गया नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ना, इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से कोई भी चीज के ऊपर जिस दिशा में फोर्स आएगा तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब वो चीज फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगी, बराबर है कि नहीं। तो ये वाले स्पीयर के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब ये स्पीयर बेचारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा, बराबर है, और इसकी स्पीड भी बढ़ते बढ़ते जाएगी क्योंकि F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो स्पीड भी उसकी इंक्रीज होते 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 जाएगी, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी नीचे आते आते, तो एक चीज याद रखो, ये बॉयंट फोर्स तो कांस्टेंट है, चलो बॉयंट फोर्स तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहता, वो कांस्टेंट है, लेकिन ये विस्कस फोर्स जो है ना, विस्कस फोर्स, ये देखो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है, ये जो विस्कस फोर्स है ना ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है। तो क्या होगा, ये जैसे जैसे नीचे गिरते जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी, तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये विस्कस फोर्स भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, और ये विस्कस फोर्स mg के साथ माइनस में है, देखो mg माइनस विस्कस फोर्स, बराबर है। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, एक सर्टेन वेलोसिटी पे क्या होगा, ये mg और ये fv प्लस fu, ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा जीरो। पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। कैसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये जो विस्कस फोर्स है इसके फॉर्मूले में है वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये नीचे गिरेगा इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जाएगी, तो ये fv प्लस fu तो कांस्टेंट है खैर, लेकिन fv की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगी। तो एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होगा, mg माइनस ये वाला टर्म mg माइनस fv प्लस fu, ये टर्म सीधा सीधा हो जाएगा जीरो, मतलब नेट डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा जीरो। हो सकता है ऐसा, बराबर है कि नहीं। तो एक सर्टेन पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बढ़ते गई, लेकिन इतनी बड़ी कि विस्कस फोर्स वाला टर्म mg के टर्म्स के साथ इक्वल हो गया, मतलब दोनों का सब्सट्रैक्शन जीरो हो गया। तो ये वाले पॉइंट पे उसके ऊपर का नेट फोर्स हो जाता है जीरो, यहां तक पहुंचने के बाद। तो फिर अभी न्यूटन का लॉ याद करो, एनी बॉडी है ना, न्यूटन के सिंपल लॉ, कोई भी बॉडी उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, या फिर किसी स्पीड के साथ मूव हो रही है तो उसी स्पीड में वो मूव होते रहेगी, है ये न्यूटन का लॉ। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, इफ external force on the body is zero, then if external force on the body is zero, then velocity of that body, है ना, अगर वो बॉडी स्टेशनरी है तो स्टेशनरी ही रहेगी, अदरवाइज इफ इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, then it will continue to move with the velocity v, ठीक है ना, सेम स्पीड के साथ वो मूव होते रहेगी। तो यहां पे क्या हुआ, ये वाले पॉइंट तक आते आते ये वाले स्पीयर की वेलोसिटी हो गई v,
और यहां पे इसके ऊपर का फोर्स हो गया 0, तो आगे का जो रास्ता है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ये तय करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया मतलब न्यूटन के लॉ के हिसाब से जो बॉडी की स्टेट है वही कंटिन्यू रहेगी। ये वाला स्फीयर वेलोसिटी v तक आया था, है ना, तो v से ही वो आगे कंटिन्यू करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो चलो अभी फॉर्मूला निकाल लेते। इतना लॉजिक समझ में आ गया तो फॉर्मूला निकालना बच्चों का खेल है फिर, है ना। हम लोग क्या करते हैं, जनरली फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो ये वाला है स्पीयर, ठीक है। डाउनवर्ड फोर्स mg, अपवर्ड फोर्सेस 2, बॉयंट फोर्स और विस्कस फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, mg माइनस fu प्लस fv, बताया बीच, ठीक है। तो ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस fu प्लस fv। और ये वाली डेफिनेशन भी की है हमने टर्मिनल वेलोसिटी पे। एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, उस वेलोसिटी को बोलेंगे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों कांस्टेंट हो जाएगी ये भी बताया था मैंने। जैसे जैसे ये नीचे आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, तो ये टर्म बढ़ते जाएगा, बराबर है। क्योंकि ये ये वाला टर्म विस्कस फोर्स वाला ये तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये fv की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि mg माइनस ये वाला टर्म बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ना, mg पहले ज्यादा है, मान के चलो पहले 20 है, और ये वाला टर्म है पहले, है ना, नीचे नीचे आ रहा था, मतलब ये वाला दोनों का एडिशन पहले कम है, मान के चलो 3 है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी ये 3 का 4 होते जाएगा, 5 होते जाएगा, 6 होते जाएगा, और एक समय पे 20 होगा। तो 20 माइनस 20 नेट फोर्स कितना हो गया, 0, ठीक है। तो चलो नेट फोर्स हो गया 0, मतलब इसको इधर साइड लेके चलो, ठीक है। तो mg इक्वल टू fu प्लस fv, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कब, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होती, टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव होगी, जब उसके ऊपर का नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो एट सर्टेन पॉइंट टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी मतलब ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये वाला टर्म इधर ले लो, तो ये हो जाएगा mg प्लस fu प्लस fv, ठीक है। तो बस अभी सभी के फॉर्मूले लिखने हैं और आपको फिर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इस m को लिखते हैं, एक एक कंसीडर करते हैं m। अभी मैंने बार बार बताया है कि जब भी हम लोग फ्लूइड कंसीडर करते हैं तो फ्लूइड में जनरली आपको मास नहीं चाहिए रहता, फ्लूइड में जनरली आपको क्या चाहिए रहता है, फ्लूइड वाले सेक्शन में डेंसिटी, ठीक है ना। कोई भी फ्लूइड के क्वेश्चन में डेंसिटी दी रहती, ठीक है। तो ये जो m इंटू जी है ये किसका था, स्पीयर का, ये स्पीयर का, ठीक है। तो ये स्पीयर का मास है ना, डेंसिटी ये स्पीयर के लिए लिख रहा है, इस स्पीयर की डेंसिटी, ये वाले स्पीयर की डेंसिटी ले लेते हैं रो, और ये जो लिक्विड है फ्लूइड है उसकी डेंसिटी ले लेते हैं सिग्मा, ठीक है। ये जो स्पीयर है उसकी डेंसिटी अज्यूम कर लेते हैं रो, और ये जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी अज्यूम कर लेते हैं सिग्मा, ठीक है। तो इसका जो मास है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कैसे लिख सकते हैं स्पीयर का मास, स्पीयर का मास कैसे लिख सकते हैं बताओ, डेंसिटी इंटू स्पीयर का वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू स्पीयर का वॉल्यूम। तो स्पीयर का वॉल्यूम कितना रहता, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है। तो ये हो गया स्पीयर का मास, तो ये कैसा लिख पाएंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये जी वैसा का वैसा। समझ में आ गया पहला टर्म, तो ये ऐसा लिखेंगे। चलो दूसरा लिखते हैं बॉयंट फोर्स Fu। अभी ये बॉयंट फोर्स कितना होता है ये आप याद रख लो, ठीक है ना। ये हमारे फिजिक्स में कहीं पे भी आया नहीं है, ठीक है ना, 11th में एक जगह पे इसका मेंशन है। लेकिन बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है ना, बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला सिंपल आप mg की तरह ही याद रखो, है ना। ये भी फोर्स, बॉयंट फोर्स की वजह से क्या होता है, वेट कम हुए समान लगता है, बराबर कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला ना आप mg की तरह ही याद रखो, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ये है कि जैसे आपने इसका फॉर्मूला ये है कि बॉयंट फोर्स है ना, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ये जो ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड के अंदर गिर रही है उसका वॉल्यूम, तो कौन सी ऑब्जेक्ट गिर रही है, स्फीयर, तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, उसका वॉल्यूम है ना। लेकिन जो ऑब्जेक्ट गिर रही है उसकी डेंसिटी मत लिखो, जिस फ्लूइड के अंदर गिर रही है उसकी डेंसिटी लिखो। तो इस फ्लूइड की डेंसिटी कितना अज्यूम किए थे हमने, सिग्मा। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर गिर रही है उसका वॉल्यूम, और जिस लिक्विड के अंदर गिर रही है, जिस फ्लूइड के अंदर गिर रही है उसकी डेंसिटी इंटू जी, ये होता है बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला। तो ध्यान से अगर देखोगे तो ये mg के जैसा ही है ना। लेकिन है ना, मास कैसा लिखते हैं हम लोग, मास इक्वल टू, है ना, अभी बताया था डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी लिखते समय ये स्पीयर की डेंसिटी नहीं लिखना, वो स्पीयर जिस लिक्विड में गिर रहा है उसकी डेंसिटी लिखना, ठीक है ना। तो ये बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला बराबर से याद रखो, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू जी, बन गया। ठीक है, और ये विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तो अभी हमने स्टोक्स थ्योरम से निकाला था। कितना है विस्कस फोर्स स्पीयर के ऊपर, 6 पाई ईटा आर वी, है ना। तो सभी वैल्यूज रख देंगे अभी। ठीक है, ये एम जी, ठीक है, कैसा आया था, m 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द स्पीयर, इसकी डेंसिटी है रो। बॉयंट फोर्स कैसा आया था 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब स्पीयर का वॉल्यूम, और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज सिग्मा, जिसके अंदर गिर रहा है उस समय लिखना, है ना। ये आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से बॉयंट फोर्स लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वॉल्यूम स्पीयर का, डेंसिटी लिक्विड की, तो लिक्विड की फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा, और जी वैसा का वैसा। ठीक है, और ये एफ वी विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। तो ये वाली स्टेप्स आप कितना भी रट्टा मार के याद करोगे तो भी याद नहीं होगा, ये इंडिविजुअल कंसेप्ट आपके क्लियर चाहिए। ठीक है, तो सभी वैल्यूज रखे, ये कैंसल कैंसल, ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सीधा कैंसिल नहीं होंगे रे बाबा, है ना, ये प्लस में है कि नहीं, तो ये माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है ना, ये जो 6 पाई ईटा आर वी है इसको इधर की तरफ लेके चलो, तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन निकलेगा, रो जी, जी भी कॉमन निकलेगा, रो माइनस सिग्मा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये सभी एडजस्ट करने के बाद आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगी 2/9 आर स्क्वेयर जी ईटा इन द ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। अभी ये फॉर्मूला याद करने को बहुत ही मुश्किल है, तो ऐसा का ऐसा फॉर्मूला याद न करते हुए ये एक एक टर्म्स बराबर याद करो, और फिर टाइम पे हम लोग ये वाली स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। ये एक एक टर्म बराबर से याद करें तो टाइम पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करके वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा लॉजिक लगा के इसको याद रखने की कोशिश करो। ये 2/9 अलग से याद कर लेना, है ना, आर स्क्वेयर जी ईटा, है ना, आर एस जी आर एस जी ई, ऐसा कुछ तो भी आप लॉजिक लगा के याद रख सकते हैं। सो 2/9 आर स्क्वेयर जी ईटा इन द ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा। रो मतलब किसकी डेंसिटी थी, स्पीयर की, सिग्मा मतलब किसकी थी, फ्लूइड की। ठीक है, तो ये वाले पेज नंबर्स आप बराबर से पढ़ लेना।